नमस्कार। शिक्षा से जुड़े खासतौर से स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा पा रहे छोटे छात्रों से जुड़ा ये कार्यक्रम है। ये बच्चे कोरोना के दौर में स्कूल, लाइब्रेरी, खेल के मैदान सब बंद रहने से बहुत प्रभावित हुए। ऐसे में रूम टू रीड संस्था मुहिम चला रहा है बैक टू स्कूल, जो स्कूलों के उन बच्चों की मदद के लिए है जो डिजिटल उपकरण की वजह से किताबें ना होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस से वंचित रहे। कोशिश ये भी है कि छात्र वापस स्कूल लौटें, खास तौर से वो बच्चियां जो आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों से आती हैं और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अब बैक टू स्कूल के तहत कदम उठाए जा रहे हैं कि बच्चे स्कूल भी लौटें और डिजिटल उपकरण, किताबों जैसी सुविधाएं पाएं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं अरिजीत घोष, वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन क्वालिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नंदिता दास अभिनेत्री हैं, साथ ही मनीष सिसोदिया हैं उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, और सौरभ बैनर्जी कंट्री डायरेक्टर रूम टू रीड। सौरभ, तो मेरा सवाल आपसे ये कि जो आपकी संस्था है खास तौर से प्राइमरी स्कूलों के लिए काम कर रही है और बच्चों को स्कूल वापसी के लिए वो आए, क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी सबसे बड़ा चैलेंज जब स्कूल खुलेंगे उसमें ये होगा कि बच्चे वापस आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं और कई लोगों को तो आदत भी छूट गया है। आर्थिक स्तर से भी लोग बहुत परेशान हैं। कई फैमिलीज में लोगों को जॉब गई हुई है, कहीं का बिजनेस खराब हो गया है। अब इस समय में क्या होता है कि ज़्यादातर देखा गया है जो रूरल फैमिलीज है, रिमोट फैमिलीज है, वहाँ पे बच्चियों को स्कूल से वापस ले लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि ये जितना सारे बच्चे हमारे स्कूल्स में पहले थे उनमें से सब लोग वापस आएंगे भी कि नहीं। दूसरा बात यह है कि एक बार आ भी गए वो तो एक बड़ा सा लर्निंग लॉस अभी हो चुका है। जो बच्चे पिछले 6-8 महीने से स्कूल की बाहर हैं उनको काफ़ी दिन से पढ़ाई हुआ नहीं है, तो उनके लिए क्या हम कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो लर्निंग लॉस है उसको कैसे हम उसको पूरा करें वो हमें देखना पड़ेगा। और सौरभ, पूछूं अगर मैं कि जो लर्निंग लॉस आप कह रहे हैं, क्या असेसमेंट है आपकी संस्था का, क्योंकि आप तो देश भर में काम कर रहे हैं, जो ये पैंडेमिक के दौरान पढ़ाई हुई है किस तरह से खास तौर से सरकारी स्कूल में हुई है? जी, तो उसमें क्या है कि जो पैंडेमिक के तौर से जो पढ़ाई हुई है वो ज़्यादातर ऑनलाइन में से रहा है। कहीं सरकारी संस्था हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, इन्होंने ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें चला रखा था, ऑनलाइन कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कुछ बच्चे तो इसका लाभ उठा पाए हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास एक्सेस है इंटरनेट के लिए, जो इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप मान के चलिए कि कम से कम 80% जो बच्चे हैं उनको ये ऑनलाइन जो मटेरियल और कंटेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया है। तो ये जो बच्चे आएंगे, और इसमें से कुछ बच्चे हैं, कुछ संस्थाएं हैं जैसे रूम टू रीड जैसे कई संस्थाएं हैं जो उनको फिज़िकल चीज़ें उपलब्ध कराने की कोशिश किए हैं। मान लीजिए कि वर्कशीट हो गया, कुछ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया जो खुद पढ़ के कुछ कर पाएँ, इस तरह की चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। लेकिन आम तौर से आप ये मान लीजिए कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको ये सब चीज़ों की लाभ नहीं आया है। हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जो खास तौर से शिक्षा पर दिल्ली में इनका बहुत फोकस रहा है। मनीष, स्कूल कब तक खुलेंगे, क्या उम्मीद करें और चुनौतियां क्या हैं इस कदम को उठाने से पहले? चुनौती सबसे बड़ी यही है कि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं, बच्चों को स्कूल में भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हम चाहे जो प्रोटोकॉल बना लें, हम चाहे जो नियम बना लें, कागज़ों में हम चाहे कुछ लिख लें, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाएंगे और 40-40, 50-50 बच्चे एक क्लास में बैठेंगे तो उसके बाद उनके बीच किसी भी तरह की डिस्टेंसिंग कराना, उनके लिए मास्क लगाना, एक दूसरे की कोई भी उनमें एक भी कैरियर हुआ अगर वायरस का तो वो सबको वायरस हो जाएगा। और ये गोवा से लेके उत्तराखंड तक में हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं वहाँ प्रॉब्लम हुई है। तो हम किसी बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी पूरी तरह से स्कूलों का खोलना बहुत मुश्किल है। चिंता ये भी है कि जो बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तो उनकी वापसी पर भी जोर देना होगा। ये बात सही है। ये
थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक कड़वा सच है कि हमारे समाज में लड़कियों की पढ़ाई को आज भी, जबकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। घर में लड़का और लड़की पे जब पैसा खर्च करने की बारी आती है, तब भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि लड़के को अच्छी पढ़ाई दे दो और लड़की को काम चलाओ पढ़ाई दे दो। या अब जब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है तो घर में अगर एक ही मोबाइल है तो वो परिवार का, कुछ परिवारों का ऐसा डिसीजन रहता है कि लड़के को वो उपकरण दे दिया जाए और लड़की थोड़ा किसी तरह से अपना काम चला ले या सेकेंडरी तरीके से कर ले। तो आपकी बात एकदम सही है। तो स्कूल जब खोलेंगे तो उनको, चाहे वो लड़के हों या लड़की, पर विशेषकर लड़कियों के लिए भी, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत कमी रही होगी, ये कंसीडर करते हुए ही कोर्सेज पिछले साल के या जो छूट गया है इस लॉकडाउन के समय का, स्कूल लॉकडाउन के समय का कोर्स जो है, उसको रिवीजन कैसे कराया जाएगा, उसका रिफ्रेश कैसे कराया जाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा हुआ है। पर एक बार तस्वीर साफ हो कि लगभग कब तक स्कूल खुलेंगे तो उस हिसाब से हम बना सकते हैं। पर जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हम कुछ भी आकलन करने की स्थिति में नहीं है। नंदिता, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, पैंडेमिक के दौरान जिस तरह से ये जानकारियां आई कि खास तौर से जो छोटी बच्चियां हैं उनको ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाया शिक्षा का और सबके पास डिजिटल इक्विपमेंट भी नहीं थे, क्या सोच आपकी, आप काफ़ी ट्रैवल भी करती हैं, क्या आपने पाया है, ज़मीनी स्थिति क्या रही होगी? देखिए, पैंडेमिक के पहले भी बच्चियों को शिक्षा कमी मिलती थी, जो मिलती थी उसमें भी ड्रॉप आउट रेट्स बहुत हाई थे। तो इस पैंडेमिक के बाद तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो कटबैक होगा वो लड़कियों की शिक्षा पे होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा ये किस काम का है, इन्हें तो शादी करनी है, आगे चल के कौन सा नौकरी करेंगी या घर पे हाथ बटाएंगी, पैसे नहीं है तो सबसे पहली चीज हम क्या निकाल दें, बस लड़कियों की शिक्षा। तो बहुत जरूरी है कि अभी से हम कुछ करने लगे ताकि इसका असर इतना भारी ना पड़े। दूसरी बात है कि सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते, ज्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं नॉर्मल एक छोटा सा फोन रखते हैं। तो वैसे भी इस पूरे साल में जबकि हमारे बच्चे फिर भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनके टीचर्स कहीं से भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को तो ये अवसर ही नहीं मिला, ये मौका ही नहीं मिला कि वो पढ़ सके। जैसा कहा आपने भी, और जैसे रूम टू रीड जिस तरह का काम कर रहा है और भी संस्थाएं हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज कई बार एनजीओज को ज्यादा अच्छे से पता होती हैं। हमारे साथ अरिजीत घोष भी मौजूद है। अरिजीत जी, आपसे समझना चाहूंगी कि पहले ही, पैंडेमिक से पहले ही जो हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी है, जो बुनियादी शिक्षा है, उसको कहा जाता है बहुत कमजोर है, तो उस लिहाज से आप लोगों का क्या असेसमेंट है, किस तरह से प्रभावित हुई होगी जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है इस दौरान? देखिए, सबसे पहली बात है तो कि ये जो करंट पैंडेमिक का क्राइसिस है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक देश के विकास के लिए पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, इंडिविजुअल फैमिलीज एंड लाइफ्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करता हूं, गोल नंबर 4 जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कई सारे गोल्स, लाइक गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, 0 हंगर, गोल नंबर 2 फिर आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, देन इकोनॉमिक डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो गोल नंबर 8 है, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी है गोल नंबर 5। तो ये सारे जुड़े हुए हैं। नाउ आप जो पूछे हो कि फाउंडेशनल लिटरेसी स्किल्स, फाउंडेशनल स्किल्स पहले ही भारत के कई जगह पे उतना अच्छा नहीं था, और हमें अब ये जो करना पड़ेगा कि वी कैन नॉट गो बैक टू वेयर वी वेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये बिल्डिंग बैक करना है वो थोड़ा बहुत जल्दी करना है, सो एक्सेलरेटेड ग्रोथ करना है। मैं आपसे सौरभ जी ये समझना चाहूंगी कि अब गांधी जी कहा करते थे व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, पेड़ पौधे तमाम चीजें इससे भी बिल्कुल जुड़ के पढ़ाना चाहिए। तो उस लिहाज से जो ये घर है वो भी एक लर्निंग की स्पेस है, मतलब वो भी शिक्षा की एक जगह है, ये दिखा है। तो अब क्या और ज्यादा जुड़ाव हम देखेंगे जब पैंडेमिक चला भी जाएगा, घर पर भी फोकस रहेगा कि कैसे बच्चों की शिक्षा बेहतर हो यहाँ पर भी?
घर पे शिक्षा तो शिक्षा की बुनियाद घर से ही बनता है। अब बच्चे जब अगर हम फाउंडेशन लिटरेसी की भी बात करते हैं, पहला सुनना बोलना जो बोलचाल शुरू होता है वो घर से शुरू होता है। घर पे शिक्षा बिल्कुल होना चाहिए। अब हुआ क्या था कि सालों से एक ऐसा धारणा पेरेंट्स में आ गया था कि शिक्षा जो है वो सिर्फ स्कूल में ही हो सकता है। अब कई पेरेंट्स इसमें ये भी हैं जो इलिटरेट है या सेमी इलिटरेट है, तो उनको लगता था कि हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ आता नहीं है, तो हम कैसे मदद करेंगे बच्चों को शिक्षा में। तो अभी एक तो पैंडेमिक के दौरान तो ये हुआ कि काफ़ी मटेरियल्स गया, तो फ़ोन में गया तो बच्चे पेरेंट्स ने अपना फ़ोन दिखाया बच्चे को, और कई बार साथ मिलके भी बच्चों पेरेंट्स ने साथ मिलके भी पढ़ाई किया, तो वो सब तो हुआ। बट मेरे ख्याल से इससे हमें इसको अपॉर्चुनिटी मान के हम आगे अगर बढ़े, एक पेरेंट्स का एक भागीदारी नजर आ रहा है शिक्षा में, तो इस पे हमें बिल्ड ऑन करना चाहिए। एक जो बुनियादी शिक्षा है, जो फाउंडेशनल जो हमारी पढ़ाई होती है, वो बहुत कमज़ोर आंकी गई है। क्योंकि आप एक क्रिएटिव वर्ल्ड से हैं, किस तरह से बच्चों का खिंचाव पढ़ाई की ओर लाया जा सकता है, खास तौर से जो सरकारी स्कूलों में, क्योंकि जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ एक शिक्षा, एक फोकस शिक्षा मिल जाए, उसी पर जोर रहता है, लेकिन कैसे बच्चे खिंचे और जुड़े इनसे, उस पर क्या किया जा सकता है? बल्कि कई साल पहले एक संस्था थी अलारिपू, जिनके साथ मैं जुड़ के बच्चों पे ही काम करती थी, बच्चों की शिक्षा पे, और हम लोग टीचर्स वर्कशॉप्स करते थे। तो तब हमें पता चला कि टीचर्स पे भी बहुत भारी प्रेशर होता है, क्योंकि ज़्यादातर औरतें होती हैं, वो अपना घर भी संभालती हैं, 40-50 बच्चे होते हैं, और वही एक तरह का सिलेबस होता है, रट्टेबाजी चलती है। तो बच्चों की तरफ, मतलब शिक्षा की तरफ झुकाव सही में अगर बच्चों में लाना है, तो हमें सिलेबस इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। टीचर्स को और महत्वता देनी चाहिए हमारे समाज में। उनको वो रिस्पेक्ट मिलता ही नहीं है। जिसके पास और कोई काम नहीं, जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, चलो शिक्षा में, एजुकेशन में टीचर्स बन जाओ। तो कई हम लोग जैसे बहुत सारी हमारे पास किताबें हैं, हम अपने बच्चों को बहुत एनकरेज करते हैं। जो प्रिविलेज क्लास है, दे हैव एक्सेस टू सो मेनी बुक्स। तो हम उस तरह की किताबों से अगर एक बुक ड्राइव करें, और हमारे पास जो एक्सेस किताबें हैं वो हम उन बच्चों को दें, और छोटे छोटे कस्बों में, गांव में अगर एक बिल्कुल लाइब्रेरी का एक मूवमेंट चले, जहां पर बच्चे कहानियां सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो बहुत जिम्मेदारी से उन किताबों को भी रखेंगे। तो उस तरह से मेरे ख्याल से उन ट्रेडिशनल मेथड्स को भी वापस बुलाने का वक्त आ गया है कि हम बच्चों तक मतलब इंटरेस्टिंग किताबें लेकर जाएं। अरिजीत, जिस तरह से माता पिता का रोल, शिक्षकों को इज्जत, नंदिता ने भी जैसे बात कही, ये तमाम चीज़ें जिनको बार बार हमें दोहराना पड़ेगा अपनी शिक्षा प्रणाली में, खास तौर से जो हम प्राथमिक शिक्षा, जो पहला ही स्तर होता है वहाँ से, जिसकी बेहद कमी है। आपको लगता है कि अब ये इन सबका एक योगदान या शिक्षा नीति में या शिक्षण संस्थानों में देखने को मिल रहा है? एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक हमारी एजुकेशन सिस्टम में रहा है कि रोट लर्निंग। तो वो अभी एक पोजीशन है, क्योंकि लर्निंग डिफरेंट तरह से होंगे, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होंगे, कि वो बच्चे के जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है या क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स है, उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो द मोमेंट वो हो जाएगा, तो एजुकेशन का पूरा जो करिकुलम का जो फोकस है, वो सिलेबस से बाहर आके जो इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स कंपोनेंट है, जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत स्ट्रांगली ये बात बोला गया है कि फाउंडेशन स्किल्स के साथ क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग भी आना चाहिए, जो लाइफ स्किल्स हम बोलते हैं। एक और सवाल जो ये है कि जो नई शिक्षा नीति में FLN मिशन की बात की है कि प्रधानमंत्री इसे जल्द लॉन्च भी करेंगे, इसका फोकस क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। एक तो ये FLN जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन की बात हो रही है, इसका अहम तो एक चीज़ में एक फोकस होना चाहिए कि समाज में एक शुरुआती साक्षरता और संख्या ज्ञान के प्रति एक माहौल बनाए।
अभी क्या है कि कई, और ये सिर्फ टीचर्स के लेवल पे नहीं, ये एजुकेशन ऑफिशियल्स के लेवल पे देखिए, आप टीचर के लेवल पे देखिए, लोगों को ये लगता है कि मतलब पढ़ना लिखना सिखाना में इतना बड़ा कौन सी बात है, मतलब ये तो सीख ही जाता है, हिंदी पढ़ाना कौन सी बात है, ये तो सब लोग ऐसे ही सीख जाता है। कई बार पेरेंट्स में भी आप देखेंगे ये परसेप्शन है कि ग्रेड बच्चे अगर पहली दूसरी में पढ़ रहे हैं तो उसको तो ठीक है, मतलब कभी चला गया स्कूल में कभी नहीं गया, तो एक जो रेगुलरिटी स्कूल का उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कई पेरेंट्स समझते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अक्रॉस द सोसाइटी हमें फाउंडेशनल लिटरेसी का क्या भूमिका है उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। रूम टू रीड की बैक टू स्कूल जो मुहिम है कितनी कारगर हो सकती है महामारी के इस दौर में? हम सब लोग इंतज़ार में हैं कि जितना जल्दी हो सके बच्चे बैक टू स्कूल हों, इसीलिए बैक टू स्कूल की पूरी परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से जब ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन अब जल्द आने वाली है, तो हमें बैक टू स्कूल की तैयारी, उसके रिसोर्सेज, पूरी अप्रोच, उसका पूरा एक माइंडसेट बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और रूम टू रीड जो कैंपेन है, दिल्ली सरकार भी उनके साथ काम करती रही है, ये बहुत हेल्पफुल होंगे इस ट्रॉमा से निकालने में, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी, और नंदिता आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, स्मार्टफोन जिनके पास हैं भी, उस लिहाज से टीचर्स के लिए भी अनुभव बिल्कुल अलग रहा होगा, बच्चों के लिए भी, तो वापस क्या हम उसी माहौल में आ पाएंगे या कैसा आप देख रही हैं आगे जो शिक्षा प्रणाली है बच्चों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से तो बच्चे तड़प रहे हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मेरा भी 10 साल का बेटा है, मैं देखती हूँ कि अकेले एक स्क्रीन के सामने बैठकर आप पढ़े जा रहे हैं, आंखें दर्द हो जाती हैं, कमर दर्द हो जाती है, आप अपने फ्रेंड से मिल नहीं सकते। क्योंकि स्कूल की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ शिक्षा, सिर्फ क्लासरूम में शिक्षा नहीं होती, मिल के होती है, जो रिसेस में जो भाग दौड़ होती है, शिक्षा बहुत ही वो इनफॉर्मल स्पेसेस में भी होती है। तो जब वापस हम एक अपनी पहले की जिंदगी में वापस आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे खुद स्क्रीन टाइम कम करना चाहेंगे और खेलना कूदना, और बल्कि जब छोटे होते हैं बच्चे तो बहुत जरूरी है कि वो हाथ से करें। अभी क्या है कि सब कुछ अपलोड करना पड़ता है, हाथ से लिखना कम हो गया है। लेकिन ये जो एक न्यू नॉर्मल चला जा रहा है, 1 साल हो गया है तकरीबन, उसे झेलना बच्चों के लिए काफी भारी पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े और उम्मीद यही करते हैं कि बैक टू स्कूल जल्द से जल्द हमारे जो छात्र हैं, छोटे बड़े छात्र हैं, बच्चियां हैं, उनको अवसर मिले कि वो स्कूल वापस ही करें। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूरे विश्व में जो ग्लोबल टीचर अवार्ड हमारे ही देश के मिस्टर दिसाले को मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कमी है किसी चीज़ की, लेकिन जो इच्छा शक्ति है, चाहे वो घर में जब बच्चा पढ़ता हो या स्कूल में पढ़ता हो, उसको हमें उसको प्रोत्साहित करना है और उसके साथ देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार।